हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन सीरीज में, जिसमें आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख ही सकते हैं। भाई बहुत मज़ेदार चैप्टर है। इसमें हम किडनी को खोल के रख देंगे एनसीईआरटी की लेंस के साथ। तो चलिए भाई, इस चैप्टर का जो है पार्ट 1 शुरुआत से शुरू करते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में क्या दे रखा है, तो इसमें हम जो है एक्सक्रीशन में क्या प्रोडक्ट रहेंगे उनके बारे में देखेंगे। क्या रिटेन रहता है, क्या जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है यानी एलिमिनेट होता है, क्या बाहर निकलता है, वो देखेंगे। इस एलिमिनेशन के प्रोसेस को देखेंगे, उसे समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एनिमल्स अक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर्स एंड आयंस लाइक Na+K+Cl- फॉस्फेट, सल्फेट। तो भाई ये इतनी सारी चीजें उन्होंने बता दी हैं, एक लाइन में बोली भी नहीं गई। तो मतलब इतनी सारी चीजें जो है एनिमल जो है अक्यूमुलेट करते हैं बॉडी में एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक भाई, अलग अलग एनिमल अलग अलग चीज की अमाउंट उसमें ज्यादा होती है। और ये सारी चीजें कैसे जो है अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो भाई ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं अंदर सेल में, बॉडी में। उनके थ्रू ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। एक्सेस इंजेक्शन की वजह से ये जो है प्रोडक्ट बन रहे हैं। दीज सब्सटेंस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली। इन सब्सटेंस को भाई, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट हैं, हार्मफुल हैं, तो इनको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। या तो पार्शियली रिमूव किया जाए या टोटली रिमूव किया जाए बॉडी से। पार्शियली एलिमिनेट किया जाए या टोटली एलिमिनेट किया जाए, बट इनको रिमूव किया जाता है। ठीक है भाई। In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste। तो इस चैप्टर में हम कुछ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट के जो है देखेंगे कैसे बने, और उनका एलिमिनेशन भी देखेंगे। तो कुछ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। जो ज़्यादातर एनिमल्स में पाए जाते हैं वो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, मेजर फॉर्म्स है ये, जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसकी मेजर फॉर्म्स है यही। अमोनिया जो होता है इनमें सबसे मोस्ट टॉक्सिक होता है, और मोस्ट टॉक्सिक है सबसे ज़्यादा, तो इसके एलिमिनेशन में ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। मतलब इसके एलिमिनेशन के लिए ज़्यादा वाटर रिक्वायर होता है। ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक। और जो यूरिक एसिड होता है वो सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इसके एलिमिनेशन में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है ज़रूरत होती है वाटर। यूरिया जैसे कि ह्यूमन बींग्स होते हैं वो भी एलिमिनेट आउट करते हैं यूरिया को। तो हाँ, मतलब अमोनिया की जितनी ज़रूरत नहीं होती वाटर की, और इतनी यूरिक एसिड के जितने कम भी नहीं ज़रूरत होती। ठीक है, मतलब बैलेंस बना हुआ है। अच्छा, तो यही मेजर फॉर्म है नाइट्रोजनस वेस्ट की, जो एनिमल्स के द्वारा एक्सक्रीट आउट किए जाते हैं। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, whereas uric acid being least toxic and can be removed with a minimum loss of water। तो भाई ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। अमोनिया को जो है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा अमोनिया एक्सक्रीट आउट किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। ठीक, तो जिस प्रोसेस के द्वारा जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट आउट किया जा रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं अमोनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस होता है उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो एनिमल्स जो है अमोनोटेलिक इन नेचर होते हैं। तो भाई ये ज़्यादातर ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ जो है अमोनिया वो एनिमल्स जो है एक्सक्रीट आउट करेंगे जहाँ पानी की पर्याप्त मात्रा है, इन्वायरमेंट में पानी की पर्याप्त मात्रा जो है प्रेजेंट है, वहाँ वो एनिमल जो है अमोनिया एक्सक्रीट आउट करेंगे, क्योंकि इसके जो है एक्सक्रीशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत होती है। एग्जाम्पल है यहाँ मैनी बोनी फिशेस। ठीक है,
एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है अमोनोटेलिक नेचर में होते हैं। अब बात बताएगी अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया क्योंकि बहुत रेडली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत अच्छे से जो है सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस और थ्रू गिल सरफेस। तो क्योंकि ये बहुत अच्छे से जो है सॉल्युबल होता है, बहुत रेडली सॉल्युबल होता है, तो इसका जो है डिफ्यूजन के थ्रू ये बॉडी से बाहर चला जाता है। या तो बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन करके चला जाएगा, या गिल सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन करके बाहर चला जाएगा। गिल सरफेस किस में होंगे, जाहिर सी बात है फिश में। और किसकी फॉर्म में जाएगा, एस अमोनियम आयंस। तो ये अमोनियम आयंस की अमोनियम आयन की फॉर्म में ये जो है डिफ्यूज आउट कर जाता है सरफेस के थ्रू। किडनीज का कोई इंपॉर्टेंट या कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता अमोनिया के एक्सक्रीशन में। तो ये बात यहाँ याद रखनी है, ये पॉइंट दिया हुआ है। जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होती है नेसेसिटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड। अब जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन है, जो एनिमल जो है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पानी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक, तो वहाँ वो एनिमल जो है, जो उनकी जो नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करने की जो फॉर्म है वो है यूरिया और यूरिक एसिड की, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, क्योंकि यहाँ वाटर का कंजर्वेशन करना होता है भाई। इनमें आते हैं मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियंस एंड मराइन फिशेस। अब ये देखते हैं, ये तो फिश है, ये तो फिश है, ये क्यों अमोनिया एक्सक्रीट आउट नहीं कर रही, ठीक है, ये क्या यूरिया है, यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रही है। तो भाई देखो, इस फिश के आसपास जो है मराइन एनवायरनमेंट है, ठीक है, मतलब पानी तो है बट वो इसके पीने लायक ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा मराइन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। तो मराइन एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ फिश जो है, इसके लिए भी जो है प्रॉपर फ्रेश वाटर की यहाँ कमी हो गई। तो क्योंकि वाटर जो है अच्छे पानी की कमी है, तो जाहिर सी बात है अमोनिया एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी, क्योंकि उसके एलिमिनेशन में तो ज़्यादा पानी चाहिए होता है। मेनली एक्सक्रीट यूरिया, ऐसे एनिमल के बारे में बताई गई है, ये मैमल्स, मेरीन टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन एंड मैराइन फिशेस, ये मेनली यूरिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, दैट इज यूरियोटेलिक एनिमल्स ये होते हैं। अमोनिया कर रहे थे तो अमोनोटेलिक एनिमल थे, ये यूरिया कर रहे हैं तो यूरियोटेलिक एनिमल है। और अगर ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं, यूरिक एसिड एलिमिनेट करते हैं, तो ये यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो हैं होते हैं। आगे देखते हैं, अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। तो इन एनिमल्स में जो है, यहाँ बात हुई है मैमल्स और टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियन, मैराइन फिशेस, तो इन एनिमल में जो है ऐसे बात करें इनकी मैमल्स वगैरह की, तो इनमें जो है अमोनिया जो है फॉर्म तो होता है, बट वो कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, कहाँ पर, लिवर पर। लिवर में अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर यूरिया जो है एलिमिनेट आउट होता है and released into the blood which is filtered and excreted out by the kidney। और ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है और बाद में फिल्टर और एक्सक्रीट आउट हो जाता है किडनी के थ्रू। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some animals to maintain a desired osmolality। तो भाई कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया किडनी के मैट्रिक्स होती है उसमें रिटेन रह जाता है। वो क्या रिटर्न रहता है, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे। वो इसलिए रिटर्न रहता है ताकि जो है ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रह सके, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रह सके, ठीक है, उसे मेंटेन रखने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया जो है किडनी की मैट्रिक्स में रिटर्न रह जाता है। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, स्नेल, इंसेक्ट, इनकी बात करें तो इनमें नाइट्रोजन वेस्ट होता है यूरिक एसिड, जो कि ये पैलेट और पेस्ट की फॉर्म में विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर के साथ जो है एक्सक्रीट आउट करते हैं, और ऐसे एनिमल्स को कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब चलते हैं आगे। तो भाई इस जो है लेक्चर को मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने इसे पहले रिकॉर्ड किया था कल, तो फिर मैंने बाद में जब वो वीडियो देखी तो उसमें बहुत ज़्यादा अनवांटेड नॉइस आ रही थी, तो सही नहीं लगा फिर मुझे, उसमें नॉइस आ रही थी, तो फिर उसे डिलीट कर दिया मैंने और दोबारा से इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें ना आ रही हो शायद नॉइस। तो चलते हैं आगे। अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब एनिमल किंगडम के जो एनिमल्स हैं उनकी सर्वे करी गई, ठीक है, और देखा गया कि उनमें वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो दीज स्ट्रक्चर जो है सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म के होते हैं,
ठीक है। ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में जो एक्सक्रीशन के स्ट्रक्चर होते हैं वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म के होते हैं, वेयर इज वर्टिब्रेट हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन कॉल्ड किडनी, जबकि वर्टिब्रेट के पास एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन होता है किडनी, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सम ऑफ द स्ट्रक्चर आर मेंशन्ड हियर। अब भाई कुछ स्ट्रक्चर मेंशन है यहाँ पर जो कि जो है एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में इन्हें मेंटेन करने के लिए जो है काम आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स के दे रखे। तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल की बात करें तो ये आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर जो है प्लेटीहेलमिंथस में मिलेंगे। प्लेटीहेलमिंथस जैसे आप जानते हो उन्हें फ्लैटफॉर्म्स कहते हैं, उसमें एग्जांपल दे रखा है प्लेनेरिया मिलेगा। रोटीफर्स में मिलेंगे, कुछ एलिड्स में भी मिलेंगे, ये प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल कहते हैं। एंड सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्सिस में ही मिलेंगे। तो क्या है ये प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स, तो ये इन्हें मिलेंगे प्लेटीहेलमिंथस जैसे प्लेनेरिया में, रोटीफर्स में, एलिड में और कुछ सेफेलोकॉर्डेट जैसे एम्फिऑक्सिस में। ठीक, आगे देखते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न्ड विद आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रिडिया प्राइमरली किस चीज के लिए होता है, ठीक है, प्राइमरली ये होता है आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन रखने के लिए, मतलब ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है प्राइमरली, ठीक है। उसके बाद का जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का प्राइमरली फंक्शन बता रखा है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो प्रोटोनेफ्रिडिया से फ्लेम सेल भी कहते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एलिड। अब नेफ्रिडिया की बात करिए, प्रोटोनेफ्रिडिया की बात होगी। अब नेफ्रिडिया की बात करिए तो ये ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है अर्थवर्म में और अदर एलिड्स में। Nephridia help to remove nitrogenous waste and maintain a fluid and ionic balance। तो ये nitrogenous waste को एलिमिनेट करता है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। मेलिफिकेंट ट्यूबुल की बात करें तो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है तो वहाँ कॉकरोच में देखा था ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये इंसेक्ट में होता है इंक्लूडिंग कॉकरोचेस। मेलिफिकेंट ट्यूबुल हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये सारी चीजें हमने कॉकरोच में इसके बारे में देखा था। एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड की बात करें तो ये भी ऑर्थ्रोपोडा के एनिमल की बात करेगी, या क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन्स। तो क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन्स में एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होता है एक्सक्रीटरी फंक्शन के लिए जो है स्ट्रक्चर जो है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ से जो है कुछ मेन बात आई इस चैप्टर की, तो इसे पढ़ने के लिए अब तक इसमें जो है बेस तैयार कर रहे थे। अब जो है चैप्टर का बेस तैयार हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से बहुत ही मेन चैप्टर जो है स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। क्वेश्चन भाई पीछे वाले पोर्शन में ही बहुत कुछ है इंपॉर्टेंट, तो पढ़ना सब कुछ है। पढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। Human excretory system. In humans, the excretory system consists of pair of kidney, pair of ureter and urinary bladder and urethra। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में होती हैं। पेयर ऑफ किडनी होती हैं, बीन शेप्ड पेयर ऑफ किडनी होती हैं, उनसे एक एक यूरेटर निकल रहा होता है तो पेयर ऑफ यूरेटर हो गया। फिर बाद में एक ब्लैडर से जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं, दैट इज एक यूरिनरी ब्लैडर हो गया। फिर वहां से ओपनिंग होती है, दैट इज यूरेथ्रा। किडनीज रेडिश ब्राउन के होते हैं, बीन शेप्ड के होते हैं और सिचुएटेड रहते हैं लास्ट थोरेसिक में। थोरेसिक जो कैविटी है उसके लास्ट रीजन में, एब्डोमेन में, ठीक है। एब्डोमेन एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो डॉर्सल इनर वॉल ऑफ कैविटी में होता है कहाँ क्लोज। अब यहाँ देखो वर्टिब्रा कॉलम में आप लोकोमोशन में देखोगे तो यहाँ थर्ड लंबर ऑफ वर्टिब्रा बैक साइड में, तो थर्ड नंबर ऑफ वर्टिब्रा के जो है जस्ट क्लोज होते हैं किडनी, ठीक है। तो ये इनकी इसकी पोजीशन है, वो आपको याद रखनी है। लास्ट थोरेसिक में थर्ड नंबर वर्टिब्रा क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ईच किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर की विड्थ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर की जो है थिकनेस होती है, और 120 to 170 ग्राम का इसका एवरेज जो है वेट होता है। तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ है चौड़ाई, और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है किडनी थिक होती है। एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम्स। आगे देखते हैं, तो यहाँ जैसे कि एक किडनी दिखाई हुई है, ये पेयर ऑफ दो किडनी है,
उनके बाद यहाँ से यूरेटर निकल रहे हैं 2, ठीक, पेयर ऑफ यूरेटर। उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर है और इसकी ओपनिंग है ये यूरेथ्रा। तो ये सारा पूरा पोर्शन जो है इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है। उसका यहाँ और भी चीज दिखाई हुई है, जैसे कि किडनी के ऊपर जो है, ऊपर जो है यहाँ पर ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसके बारे में हम हार्मोनल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रीनल आर्टरी दिखाई हुई है, ये रीनल वेन दिखाई हुई है, ये किडनी, इंफेरियर वेना केवा, और ये पेल्विस, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। मेडुला, एक 2 रीजन होते हैं किडनी में, एक कॉर्टेक्स रीजन, एक मेडुला रीजन। कॉर्टेक्स आउटर रीजन होता है, मेडुला उसके अंदर वाला रीजन होता है, ठीक। और ये अंदर अभी हम इसे आगे देखेंगे, डोर्सल एओर्टा और यूरेटर। तो ये सारी चीजें यहाँ देखते हैं आप। Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum. अब ये देखो, ये किडनी बनी है, क्या बन गया ये, यहां बनाता हूं। तो ये है किडनी, ठीक, बिन शेप। तो यहाँ एक कॉनकेव नॉच है, ऐसे करके कॉनकेव, यहाँ ये नॉच है, यहाँ एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज हाइलम। जो हाइलम है ये है मेन गेट भाई, ये जो घर है, ये जो घर है इसका मेन गेट है अंदर बाहर जाने का हाइलम, ठीक है। यहीं से आर्टरी वेन जो है अंदर बाहर जा रही है, ठीक है। तो उस चीज में बता हुआ है कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉनकेव सरफेस, इनर कॉनकेव सरफेस है उसके सेंटर में ऑफ द किडनी इज अ नॉच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व्स एंटर किडनी, ठीक है भाई। Inner to the hilum is a broad funnel shaped space called renal pelvis। अभी हम हाइलम से जो है अंदर घुसे, तो हम गेट से अंदर जैसे ही घर में घुसे तो एक हमें आंगन मिला, ठीक है। गेट से अंदर ही घर में आते एक आंगन मिला, एक आंगन दिखा, उसी आंगन को बोला गया है पेल्विस। तो ये एक आंगन दिखा, इसे बोला गया है पेल्विस, दैट इज रीनल पेल्विस, ठीक। तो इसी आंगन को जब हम गेट से अंदर चले तो पहले एक गेट आया, गेट है आपका हाइलम, तो यही दिखा हुआ है, गेट है आपका हाइलम। फिर उस गेट से अंदर चले तो एक आंगन मिला घर में, वो है रीनल पेल्विस, ठीक, विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलेक्स, जिसमें प्रोजेक्शन हो रखे हैं जिन्हें कहते हैं कैलेक्स। अब वो प्रोजेक्शन कहाँ से हो रहे हैं, वो प्रोजेक्शन हो रहे हैं उसके बाद मेडुला रीजन होगा एक, जिसमें रूम टाइप बने हुए हैं घर में, रूम्स टाइप जो है फॉर्म हो रखे हैं, उन्हीं रूम्स को जो रूम्स जो है इस आंगन में जा रहे हैं, वो रूम हैं जितने भी, वो यहाँ डायग्राम देखो, इस डायग्राम को देखो भाई, ये देखो, ठीक। तो यहां से ये गेट है, हाइलम से अंदर गए घर में, फिर यहाँ ये है आंगन, ठीक है। ये सपोज करो ये रूम्स हैं, ये रूम्स हैं, ये रूम्स हैं, ये रूम्स इस आंगन को कनेक्ट कर रहे हैं, ये इस रास्ते के थ्रू, इस रास्ते के थ्रू, इसे ही कहते हैं कैलेक्सेस। एक की बात करें तो कैलेक्स, तो समझ गए क्या है कैलेक्स, ठीक है भाई, बढ़िया समझ गए। आगे चलते हैं, अब बात करेंगे द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल। अब जो किडनी की आउटर लेयर है, यहाँ ये किडनी हो गई, इस किडनी के ऊपर एक आउटर लेयर भी बना देते हैं, ठीक। ये आउटर लेयर ऑफ किडनी इज टफ कैप्सूल, ठीक है। तो ये टफ कैप्सूल है आउटर लेयर ऑफ किडनी, इसकी बात हो गई। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। जैसा कि मैंने बताया किडनी के अंदर जो है 2 जोन्स होते हैं, एक आउटर कॉर्टेक्स और एक इनर मेडुला। यहां देखें हम किडनी में, तो ये जो आउटर पोर्शन होगा, ये आउटर पोर्शन होगा, ये होगा कॉर्टेक्स, ठीक, ये आउटर पोर्शन होगा कॉर्टेक्स। उसके बाद इसमें इनर पोर्शन आएगा मेडुला, जिसमें ये जो रूम्स मैंने बताए थे, इन रूम्स को कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये मेडुलर रीजन है और जिसमें ये मेडुलरी पिरामिड्स हैं, ये ऐसे ट्रायंगल शेप के, मैं यहाँ वैसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ ट्रायंगल शेप के, ये मेडुलरी पिरामिड्स। अब ये देखो बीच में इन कमरों के कुछ जगह बच रही है,
इस रीजन में भी जो है कॉर्टेक्स एंटर कर रहा होता है, यहाँ से ये गया, ये गया, ये ये ऐसे कॉर्टेक्स एंटर कर रहा है। इन्हीं रीजन्स को कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ठीक है, जो कॉर्टेक्स का रीजन मेडुलरी प्राइमेट्स के बीच वाली जगह पे जो है एंटर जा रहा होता है, एक्सटेंड कर रहा होता है, उसे ही कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनाई। ठीक, और ये मेडुलर रीजन है और जिसमें ये मेडुलरी पिरामिड्स है। ठीक है, मतलब कॉर्टेक्स का पोर्शन जो मेडुलरी रीजन में एंटर कर रहा है उसे कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। अब यहाँ बात करी हुई है कि मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस, मतलब वही रूम्स में जो है मेडुला डिवाइड हुआ है, जिन्हें कहते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलेक्स, जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिन्हीं रूम से रास्ते जा रहे हैं आंगन के लिए, उन्हीं रास्तों को कैलेक्सेस कहा गया है। सिंगुलर की बात करें तो उसे कैलेक्स कहा गया है। और कॉर्टेक्स की बात करिए, कॉर्टेक्स भी एक्सटेंड कर रहा है इन बिटवीन दीज कमरे। ठीक है, इन रूम्स यानी मेडुलरी पिरामिड्स के बीच बीच में प्रोटेक्ट जो कॉर्टेक्स है वो भी एक्सटेंड कर रहा है, जिसे कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। तो वही चीज दिखाई हुई है। तो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो है एस रीनल कॉलम के थ्रू, रीनल कॉलम की तरह जो है, एस रीनल कॉलम की तरह जो है ये उसमें एक्सटेंड कर रहा है, जिसे कॉलम ऑफ बर्टिनाई कहते हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। Each kidney has nearly 1 million complex tubular structure called nephrons। तो भाई फंक्शनल यूनिट की बात आ गई, जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। ठीक है, किडनी की फंक्शनल यूनिट जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, तो ये हर किडनी में करीब करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं, विच आर दी फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी की। ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होते हैं। एक होता है ग्लोमेरुलस, जो कि एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। ठीक, और एक होता है आपका रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये दो पोर्शन से दो पार्ट से मिलकर जो है नेफ्रॉन स्ट्रक्चर जो है फॉर्म लेता है, दैट इज ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। चलो भाई, शुक्र है लाइट आ गई, और बारिश आ रही थी तो लाइट चली गई थी, तो वही देखते हैं। तो ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट होते हैं, एक ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, और एक रीनल ट्यूब्यूल। मतलब एक तो ट्यूब सा पार्ट है नेफ्रॉन के पास, इसे रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं, और उसी ट्यूब से पार्ट से एक टफ्ट ऑफ कैपिलरीज जहां से ब्लड आएगा, फिल्टर होके जाएगा, ठीक है, उसे कहा गया है ग्लोमेरुलस। तो 2 पार्ट्स मिलकर जो है नेफ्रॉन फॉर्म रहता है। तो glomerulus is a tuft of capillaries formed by the efferent arteriole, a fine branch of renal artery। मतलब जो glomerulus है, जो tuft of capillary है, वो बना किससे है भाई? कोई आर्टेरियोल आ रही है, ठीक है, एक फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, जैसे कि हमने देखा है एंटर करी है रीनल आर्टरी। ठीक है, किडनी में एंटर करी है रीनल आर्टरी। ठीक है, उसी में से एक फाइन ब्रांच आ रही होगी, दैट इज अफरेंट आर्टेरियोल। ए से आना, ए से अफरेंट आर्टेरियोल, अब वो आ रही है। ठीक है, अब वो इसी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के पास आई, और वहां उसने ऐसे 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 एक पूरा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो है फॉर्म किया। ठीक है, ये मानो ये मेरी जो फिंगर है, ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ये आ रही है, ये आई और इसने एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म किया। अब ये मेरी जो ये फिंगर निकली, ये है एफरेंट आर्टेरियोल। अब इस ब्रांच के थ्रू ये जो है बाहर चली गई। ठीक है, इस ब्रांच के थ्रू आई, एक कैपिलरी टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म किया, और इस ब्रांच के थ्रू ये बाहर चली गई और आगे चल गई, आगे बढ़ गई। तो ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड बाय अवे बाय एन एफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब यहाँ ग्लोमेरुलस में ब्लड आ रहा है, ए से आना, ए से एफरेंट आर्टेरियोल की वजह से, और फिर जा रहा है एफरेंट आर्टेरियोल की वजह से। The renal tubule begin with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule। अब जो हम renal tubule, जो हम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, वो स्टार्ट होता है एक कप लाइक स्ट्रक्चर से, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। अब बात सुनो, ये देखो भाई, ये देखो भाई, ये है कप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, इस कप लाइक स्ट्रक्चर में ये एक अफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, अफरेंट आर्टेरियोल आ रही है, और वहां इसने एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो है फॉर्म कर लिया। अब ये मेरी जो फिंगर, ये निकली एक एफरेंट आर्टेरियोल। अब ये बाद में इसी पे रैप कर रही होती है, फिर आगे बढ़ रही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पोर्शन दिखाया है,
यही इसमें होता है ऊपर यहाँ ग्लोमेरुलस, और ये पोर्शन है कप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज बोमेन्स कैप्सूल। अब इसी ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल को पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं मेलफिगन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल। ठीक, मेलफिगन बॉडी रीनल कॉर्पुसल बोलते हैं। So the renal tubule begins with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule, which encloses the glomerulus, जो कि glomerular structure को enclose कर रहा होता है। ये देखो यहाँ बना के बताता हूँ। तो भाई ये एक अफरेंट आर्टियोल आ रही, उसने यहाँ एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी जो है फॉर्म करा, और ये एफरेंट आर्टियोल आ रही है, और यहाँ से एफरेंट आर्टियोल जो है चली गई। अब ये एक कप लाइक स्ट्रक्चर में जो है रखी हुई है, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। अब ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो है आगे बढ़ जाएगा, ये पीसीटी बनाएगा, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी बनाएगा। ठीक, तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्लोमेरुलस प्लस कप लाइक स्ट्रक्चर यानी बोमेन्स कैप्सूल। इसे मिलाए कहते हैं मेलफिगन बॉडी या रीनल कॉर्पुसल। तो वही बात है। Which includes the glomerulus. Glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body or renal corpuscle. The tubule continues further to form a highly coiled network called PCT, proximal convoluted tubule. अब ये देखो, ये यहाँ से हाईली कॉइल्ड नेटवर्क इसने फॉर्म किया है, दैट इज PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। इसी ट्यूब ने आगे चलाया है, ये रीनल ट्यूबुल का पार्ट है। रीनल ट्यूबुल का पार्ट बोमेन्स कैप्सूल और पीसीटी, हेनले लूप, डीसीटी, ये सारे रीनल ट्यूबुल के जो है पार्ट है। अब इसी ने जो है आगे जो है फॉर्म किया है पीसीटी को। फिर आगे देखते हैं, दैट इज पीसीटी। हेयर पिन शेप फॉर्म किया है, फिर उसका इसमें एक हेयर पिन शेप फॉर्म किया है ऐसे करके, that is Henle loop, is the next part of the tubule which has descending and ascending limb। इसका नीचे जा रहा है लिम्ब, ये नीचे जा रहा है, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये लिम्ब ऊपर जा रहा है, तो ये असेंडिंग लिम्ब। तो ऐसे करके हेनले लूप में डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब होते हैं। The ascending limb continues as another highly coiled tubular region called distal convoluted tubule। अब ये यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल हेनले लूप का, फिर ये बाद में हाईली कॉइल्ड और रीजन बनाएगा, इसे डीसीटी कहते हैं। आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाओगे भाई। इसे डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। द डीसीटीज ऑफ मेन नेफ्रॉन ओपन इन स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट, मैनी ऑफ व्हिच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी प्राइमेट्स इन द कैलेक्सिस। तो भाई इस पूरे पोर्शन को समझाता हूँ। तो ये देखो, तो एफरेंट आर्टियोल आई, उसने ग्लोमेरुलस फॉर्म किया, एफरेंट आर्टियोल के थ्रू निकल गई। यहाँ जो है बोमेन्स कैप्सूल बना, बोमेन्स कैप्सूल ने बाद में फिर हाईली कॉइल्ड पीसीटी रीजन बनाया, पीसीटी। फिर उसने एक हेयर पिन शेप्ड दैट इज हेनलेज लूप फॉर्म करी, जिसमें जो लिम्ब नीचे जा रहा है वो डिसेंडिंग लिम्ब है, जो लिम्ब ऊपर आ रहा है वो असेंडिंग लिम्ब है। फिर उसने आगे चल के एक डीसीटी फॉर्म करी, हाईली कॉइल्ड रीजन दैट इज डीसीटी। फिर वो डीसीटी ज्वाइन कर रही है एक और मेन जो है ब्रांच, एक मेन ट्यूबुल जा रहा होता है, इसे ये मेन ट्यूबुल जा रहा है, इसे ज्वाइन कर रही होती है। अब ये ट्यूब है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, ये सबसे नेफ्रॉन से कलेक्ट कर रहा होता है। तो किसी और नेफ्रॉन का और डीसीटी आ रहा होता है, वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा होता है, किसी और नेफ्रॉन का और डीसीटी यहाँ से कनेक्ट हो रहा होता है, किसी और का डीसीटी यहाँ से कनेक्ट हो रहा होता है। तो ऐसे इसमें कई सारे नेफ्रॉन के जो है डीसीटी कनेक्ट कर रहे होते हैं, और यहाँ सब का जो है एलिमिनेशन प्रोडक्ट जो है कलेक्ट कर रहा होता है, और जो है एक्सुडेट करवा रहा होता है। और ये कहाँ होते हैं, ये जो हम मेडुलरी प्राइमेट्स देख रहे थे, ठीक है, उनमें ये लैंड्स देख रहे थे, ठीक है, वो यही थे, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। तो वही बात यहाँ जो है बताई हुई है पूरी। वही बताया हुई है। The tubular region called DCT, the DCT of main nephron open into a straight tube called collecting duct, many of which converge and open into renal pelvis। और ये कहाँ ओपन कर रहा है फिर, renal pelvis में, through medullary primates in the calyx। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। तो ये डायग्राम है भाई किडनी का। तो यहाँ ये बाहर का रीनल कैप्सूल है, ये बाहर का रीजन कॉर्टेक्स है, उसका ये रीनल कॉलम यानी कॉलम ऑफ बर्टनई,
ये मेडुलरी पिरामिड दिखाए हुए हैं, ये पूरा मेडुला रीजन है। उसका यहाँ ये पेल्विस रीजन है, रीनल पेल्विस, यूरेटर दिखाए हुए हैं, रीनल वेन और रीनल आर्टरी दिखाए हुए हैं, और ये कैलिक्स जो है दिखाए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखा हुआ है। ये एफरेंट आर्ट्यूल आ रही है, उसने यहाँ ग्लोमेरुलस फॉर्म किया, एफरेंट आर्ट्यूल निकल गई। ये बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, इन्होंने मिलकर मेल्फिगन बॉडी बनाई। ये उसका ये पीसीटी चला है। फिर ठीक है, पीसीटी चलने के बाद ये एक हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर आया, दैट इज हेलियल लूप। फिर डीसीटी चला है और इसने जॉइन करा है कलेक्टिंग डक्ट को, यहाँ से और डीसीटी जॉइन हो रहा होगा, यहाँ से दूसरे तीसरे नेफ्रॉन का जो है डीसीटी जॉइन कर रहा होगा। ये इसमें डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और ये वासा रेक्टा फॉर्म करती है नेफ्रॉन के अराउंड। क्या कौन फॉर्म करती है? इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि यहाँ से निकली है, यही वासा रेक्टा फॉर्म करती है, पूरे नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है नेफ्रॉन के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है मेल्फिगन बॉडी रीनल कैप्सूल का, तो यहाँ ये बोमेंस कैप्सूल है, ये बोमेंस कैप्सूल है, और ये ग्लोमेरुलस है। इन दोनों को मिलाकर मेल्फिगन बॉडी रीनल कॉर्पुसल जो है फॉर्म होता है। देखते हैं इसे। द मेल्फिगन बॉडी, पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ अ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी, वेयर इज द लूप ऑफ हेनले डिप्स इनटू मेडुला। अब बात करी गई है ये जो ऊपर ऊपर के पार्ट है, मेल्फिगन बॉडी, पीसीटी, फिर हेनलेज लूप नीचे गया, ये मेल्फिगन बॉडी, पीसीटी, हेनलेज लूप नीचे गया, फिर डीसीटी। तो ये पूरा पोर्शन जो है आउटर साइड में है, मतलब ये कॉर्टिकल रीजन में पोर्शन है। और उसका जो हेनलेज लूप गया है ये डिप कर रहा है किसमें? मेडुला रीजन। ठीक है, अगर ये बहुत ज्यादातर नेफ्रॉन में ये बहुत कम जो है डिप कर रहा होता है मेडुला रीजन में, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, जिनमें ये बहुत कम जो है डिप कर रहा होता है मेडुला रीजन में, तो ऐसे नेफ्रॉन को हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। बट कुछ नेफ्रॉन्स में ये मेडुला बहुत अंदर तक जा रहा होता है, रन डीप इनटू द मेडुला। ठीक है, बहुत अंदर तक ये स्ट्रक्चर जा रहा होता है हेनलेज लूप का, तो उन्हें कहते हैं हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो ये वही बात बताई गई है। द मेल्फिगन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, where is the loop of Henle dips into medulla. In majority of nephron, the loop of Henle is too short and extend only very little into the medulla. Such nephrons are called cortical nephrons. In some nephrons, the loop of Henle is very long and runs deep into the medulla. These nephrons are called juxtamedullary nephrons. ठीक भाई, आगे बढ़ते हैं। Efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule. अब जो efferent arteriole जो है इमर्ज कर रही है कहाँ से? ग्लोमेरुलस से। वो एक फाइन नेटवर्क फॉर्म करती है, एक कैपिलरी नेटवर्क फाइन फॉर्म करती है किसके? रीनल ट्यूबुल के अराउंड। जो नेफ्रॉन का रीनल ट्यूबुल वाला पार्ट है उसके अराउंड जो है एक फाइन नेटवर्क फॉर्म कर रही होती है, कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, जिसे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। अ माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, इसी नेटवर्क की एक माइन्यूट वेसल जो है हेनलेज लूप के पैरेलल चल रही होती है। ठीक है, यू शेप्ड फॉर्म कर रही होती है, यू शेप्ड हेनलेज लूप है, उसी के पैरेलल चल रही है, तो यू शेप्ड फॉर्म कर रही है, इसे वासा रेक्टा कहते हैं। तो इसी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क है वासा रेक्टा। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से होती है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में, क्योंकि उनमें प्रॉपर हेनलेज लूप होता है। तो प्रॉपर हेनलेज लूप है तो प्रॉपर वासा रेक्टा भी उन्हीं में दिखेगी। तो वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और इसी वजह से ये एब्सेंट या हाईली रिड्यूस्ड होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि उन्हें प्रॉपर जो है हेनलेज लूप नहीं होगा। ठीक, तो वासा रेक्टा क्या बनेगी? यू शेप्ड। तो इसी के साथ भाई पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी था, यहाँ पूरा इस चैप्टर को जो है बनाया गया है, किडनी को समझा है। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट यानी इस चैप्टर के पार्ट 2 से हम यूरिन फॉर्मेशन को देखेंगे। तो धन्यवाद भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। ठीक है, एनसीईआरटी की एक लाइन समझा दी गई है। ठीक, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में पूछना, मैं बता दूंगा। और अपने दोस्त का भला चाहते हो या तो भाई उसे शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।